हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है। तो हम आपके इसी बोर्ड एग्जाम में थोड़ी सी मदद करने के लिए एक आज और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डीडीटी। ठीक है, डीडीटी आपने वैसे भी सुना होगा, लेकिन 12th क्लास के सिलेबस में भी आपने सुना होगा कि डीडीटी मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो डीडीटी का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या है, पैरा पैरा मतलब पैरा पैरा डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथिन। यहाँ पे आप पैरा पैरा नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। हम अगर डीडीटी का सिर्फ फुल फॉर्म की बात करें तो डी से डाई क्लोरो, फिर दूसरे डी से डाईफेनिल, फिर टी से ट्राईक्लोरो एथिन, ये आपका होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह से बोल सकते हो 2,2 विस ब्रैकेट के अंदर पैरा क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राईक्लोरो एथिन। तो देखो ये वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट सा है, तो आप क्या याद रखोगे डीडीटी के लिए, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथिन। ठीक है, अब ये जो डीडीटी है इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके। हाँ, ये क्लोरल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन 2 मोल बोल रहा है, तो हम क्लोरोबेंजीन कितना लेंगे, 2 से कराने पर डीडीटी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरल की बात कर रहा है दोस्तों, तो क्लोरल का आपको सूत्र क्या है, CCl3CHO। अगर हम नॉर्मली इसको लिखेंगे तो क्या, एक मिनट, CCl3CHO, ये किसका सूत्र हो जाएगा, क्लोरल का। ठीक है, तो CCl3CHO किससे क्रिया करेगा, क्लोरोबेंजीन। कितने क्लोरोबेंजीन, 2। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, इसने यहाँ पे H को बाहर दिखा दिया है, इसमें भी H को बाहर दिखा दिया है। इसका रीजन क्या है कि जब आप इसकी अभिक्रिया कराओ तो आपको ये पता चले कि हाइड्रोजन आपका कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, बेंजीन में किस जगह से हाइड्रोजन निकल रहा है, क्योंकि यहां से इनकी अभिक्रिया कराने पर यहां से हाइड्रोजन परमाणु पहले क्लोरल से निकलेगा और इसी तरह दूसरे क्लोरोबेंजीन से भी, पहले क्लोरोबेंजीन से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे क्लोरोबेंजीन से भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो आपका क्लोरल का O है, ये आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरल प्लस 2 क्लोरोबेंजीन किसके द्वारा जुड़ेंगे, क्लोरल तो ऑक्सीजन के द्वारा और दोनों क्लोरोबेंजीन किसके द्वारा जुड़ेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पे निकलेगा कौन, 2 हाइड्रोजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन, क्या बना दिया, पानी। तो यहाँ से क्या निकल गया, पानी। अब देखिए आपका बचा क्या, Cl3CCH। यहाँ पे देखिए CCl3CH, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो फाइनली आपका ये सूत्र किसका हो गया दोस्तों, डीडीटी का। अब इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में देखें, इस पूरे को हम किस में चेंज करें, फॉर्मूले में। तो यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए कार्बन कितना है, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। हाँ रुको एक मिनट, थोड़ा सा नीचे, हाँ बस। तो यहाँ पे देखिए अगर हम नॉर्मली यहाँ पे क्रिया करवाएं तो देखिए सबसे पहले हम क्लोरल लेंगे CCl3CHO। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका क्या है, समझिए गया इसको, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसने क्या बोला कि आपको कितने क्लोरोबेंजीन लेने हैं, 2। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका हर एक कोना किससे मिलकर बना है, CH। हर एक कोने पे, यहाँ भी आपका CH है, यहाँ पे C इसलिए है कि हाइड्रोजन हटके यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH, यहाँ भी
यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तब यहाँ का जो आपका CH है, इसका CH है, ये किसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ क्रिया कर लेगा, यही तो बता रहे हो ऊपर, इसके साथ। तो जो आगे बनेगा किसकी उपस्थिति में बन रहा है, सांद्र H2SO4, निकला क्या, -H2O, तो यहां से आपका -H2O। तो अब देखिए बचा क्या, Cl3 ये, फिर आपका CH। अब यहां पे आपका क्या बचा, क्लोरो बेंजीन, यहां पे भी आपका क्या बचा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब अगर इसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो आप इसको देखो, यहाँ पे कार्बन कितने बच रहे हैं, कार्बन तो टोटल है, क्योंकि हटा क्या है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन इससे हट गए, 2 हाइड्रोजन इससे हट गए। भाई पूरे में हाइड्रोजन, 6 कोने पे हाइड्रोजन कितने थे, 6, और कार्बन भी कितने थे, 6। तो यहाँ से कार्बन तो नहीं हटा, लेकिन यहाँ क्लोरीन जुड़ा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, यहाँ क्लोरीन जुड़ा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन आपने देखा ही कि यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, तो कितने, इसमें से 2 निकले और इसमें से 2, तो इसके हाइड्रोजन कितने हैं बचे, 8, 8 और 1 9, ठीक है। कार्बन कितनी है, 6, 6 12, 13 और 1 14, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन 14, H9, क्लोरीन कितनी है, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Cl5, ठीक है। तो या तो आप DDT का फॉर्मूला ये लिख लो, या फिर ये भी आपका क्या है, DDT, ठीक है। तो नाम किस इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने आपको बता दिया था, ऊपर देखें, हाँ ये देखो, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। अब हम इसका उपयोग वगैरह देख लेते हैं, जस्ट मिनट। तो अब देखो, ये एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक 382 केल्विन होता है, मतलब ये देखने में कैसा होगा, सफेद कलर का क्रिस्टल के रूप में होगा। DDT जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है, ठीक है। जो DDT होता है दोस्तों, इसीलिए इसको फसलों वगैरह में छिड़काव के लिए मना किया जाता है, प्रतिबंधित है ये, क्योंकि ये पानी में घुलनशील नहीं है। DDT का उपयोग एक संपर्क कीटनाशक के समान किया जाता है। सस्ता एवं शक्तिशाली होने के कारण मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, कृषि पीड़कों को मारने के लिए भी इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। तो DDT का उपयोग इन कीटनाशकों में किया जाता है, मच्छर को भगाने के लिए, मक्खी, कीड़े मकोड़े और खेतों में पीड़कनाशियों के रूप में। लेकिन जो DDT है दोस्तों, ये वातावरण में मिलकर ये खंडों में टूटता नहीं है। जैसे कोई भी हम खाद डालेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन DDT एक ऐसी खाद होती है कि अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो ज्यों की त्यों बनी रहती है, चाहे पत्तियों पे, चाहे फूलों पे, चाहे फलों पे, भी वैसी की वैसी बनी रहती है, और इसका विखंडन नहीं होता, जैव निम्नीकरण नहीं होता। मतलब जीव जो पृथ्वी उसमें मिट्टी में पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं, ठीक है, अपमार्जक का काम जो करते हैं, तो वो DDT को नहीं तोड़ पाते। इसीलिए जो DDT है वो हमारे शरीर के लिए घातक होता है। और वैसा का वैसे ही जैसे हम फसलों पे छिड़काव करते हैं, फ्रूट्स पे या फलों पे छिड़काव करते हैं DDT का, तो वो वैसा का वैसा ही हमारे शरीर के अंदर जाता है, अगर हम उसको अच्छे से धुल के उपयोग ना करें। तो फसल को तो हम बहुत अच्छे से धुल के उपयोग नहीं करेंगे, तो इसके कुछ अंश हमारे अंदर जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने का काम करता है। हम आगे इसको देख लेते हैं। यह गन्ने तथा पशु चारा फसलों के लिए कई देशों में कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। DDT की अजैव निम्नीकरण प्रकृति के कारण इसके उपयोग पर विभिन्न देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1973 में DDT पर प्रतिबंध लगाया गया था। देखो, विदेशों में तो ये चीजें प्रतिबंधित हो जाती हैं, अगर किसी भी केमिकल ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो वहां तो प्रतिबंधित हो जाती हैं, पर हमारे इंडिया में
क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो जुगाड़ू देश है, ठीक है। तो वो सोचता है कि मतलब वो बोलते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा है, ठीक है। तो पैसा बहुत कम लगे और हमें फायदा बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे डीडीटी कैसा है, सस्ता एवं शक्तिशाली है, ठीक है, लेकिन ये पीड़कों पे बहुत अच्छा असर करता है। लोग ये नहीं सोचते कि बाद में हमारे ऊपर इसका असर क्या होगा, ठीक है। इसीलिए अपने इंडिया में इसका धड़ल्ले से उपयोग होता है। भले विदेशी चाहे कितना भी प्रतिबंधित कर दे, पर इंडिया वाले तो मजबूत होते हैं ना, वो उनके लिए तो ये अभी भी वही है डीडीटी, मतलब मच्छर भगाने की दवा, मक्खी भगाने की दवा और खेतों में उपयोग करने की दवा, ठीक है। तो ये देखिए, अजैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि जो अपमार्जक मिट्टी में छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसा हमने अभी आपको बताया, तो ये इसको डीडीटी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ नहीं पाते, ठीक है, उसको नष्ट नहीं कर पाते कि चलो हमारा काम हो गया तो हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के मिट्टी में मिला दें। तो इसी वजह से डीडीटी को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका जो प्रभाव भी है। अब इसमें हार्मफुल इफेक्ट इसका देख लो। यह जैव अपघट्य नहीं है, वही है जो भी आपको हमने बताया। इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक हो सकता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। इस कारण से कई पश्चिमी देशों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। दूसरे सस्ते कीटनाशकों के अभाव के कारण यह कई दुष्प्रभावों के बाद भी भारत में प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अभी अभी हमने बताया था दोस्तों कि हमारे देश में ऐसी कई दवाएं हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो विदेशों में प्रतिबंधित होने के बावजूद हमारे देश में धड़ल्ले से उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर बहुत घातक असर देखने को मिलता है, जो हमें तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन बहुत टाइम बाद जब पता चलता है कि इस वजह से हो रहा है, तब हम उसका कुछ इलाज नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर ये प्रतिबंधित है, भले इसके फायदे हैं, पर हमें इसका जो प्रयोग है वो बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्या? डीडीटी, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। देखो, एग्जाम में ये कैसे आता है, डीडीटी के बारे में टिप्पणी पूछेगा, डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, डीडीटी का उपयोग क्या है, इसको प्रतिबंधित कब किया गया था और डीडीटी के दुष्प्रभाव क्या है। तो 1973 में किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, और इसका फुल फॉर्म हमने बता दिया, दुष्प्रभाव बता दिया, उपयोग बता दिया, और ये इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये बनता किससे है, ये ध्यान रखिएगा। क्लोरल और 2 क्लोरोबेंजीन मिलके किसका निर्माण करते हैं? डीडीटी का, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।